जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे निपुण आलमबायन जी का। यूपीएससी कोच, राजनीतिक विश्लेषक और सबसे बड़ी बात राइटर। इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी, इन तीनों से रिलेटेड बुक्स लिख चुके हैं और काफी यूपीएससी के स्टूडेंट्स की तो बहुत ही जानी पहचानी और बहुत ही प्यारी किताब, या यूं कहें बहुत ही जिसे कहते हैं कि पसंद की जाने वाली किताब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर। सर, जिस तरीके से आपकी बुक आप इंटरनेशनल रिलेशन पर लिख रहे हैं और भारत में भारत बांग्लादेश संबंधों के ऊपर जिस तरीके से आपने अपने बुक के अंदर लिखा है, मैं लिटरली उसको एडमायर करता हूं। बस मेरे को एक रिक्वेस्ट, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था और आज मैंने आपसे टाइम लिया कि आपका जो बांग्लादेश के ऊपर ओपिनियन है, भाई नेशनलिस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कितना बदला है यूनस के आने के बाद। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में एक पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, ट्रंप आने के बाद यूनस कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को हैंडल करने की या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक जिस यूनस ने भारत पर सीधा हमला नहीं किया था, वो अब सीधा हमला कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर यह कह रहा है कि मोदी जी बांग्लादेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके का सीधा हमला है, एक हेड ऑफ द स्टेट, चाहे इंटरिम गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट का दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर सीधा हमला। क्या बताते हैं? देखिए, मैं जब इस पूरे बांग्लादेश के घटनाक्रम को देखता हूं, तो जो 5 अगस्त को हुआ और उसके बाद फिर जिस प्रकार से इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, ये एक तरीके से जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका एक प्रयोग था। और प्रयोग ये था कि एक लिबरल चेहरा, जो एक ग्लोबल चेहरा हो, उसको सामने रख के हम लोग क्या करें, अपने कट्टरपंथी जो हमारे एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करें। अभी जो हम देखते हैं मोहम्मद यूनुस का जो ये अटैक है, वो खुद उनके द्वारा नहीं हो रहा है। ये उन्हीं के द्वारा, जिनके द्वारा बिठाया गया मोहम्मद यूनुस को, वो सब क्या कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस को ये कहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और वो उसी चेहरे का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एक लिबरल और एक आपका इंटेलेक्चुअल जो चेहरा था, उसका प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली तो बात ये। दूसरा क्या था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो इनको सपोर्ट किया गया था, जो जॉर्ज सोरोस का है। अब तो बहुत सारी बातें ओपनली आज, अब तो कोई छिपाने वाली बात है भी नहीं। जो डोज है वो पूरा जानकारी दे ही रहे हैं। और खुद आप जान रहे हैं कि खुद जब पीएम मोदी मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, तो एक पत्रकार ने पूछा भी कि क्या आप मानते हैं कि भारत के चुनाव में इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया था अमेरिका के फंड के द्वारा। उन्होंने कहा हो भी सकता है। और देखिए, कल परसों आपका रिपोर्ट भी आ गई डोज की कि अच्छा खासा फंड किया गया था और एक अमाउंट भी बता दिया गया डोज के द्वारा। तो ऐसा प्रयास बांग्लादेश के अंदर भी हुआ है, वहां भी आपका अमेरिका ने जो फॉरेन यूएस एड थी वो रोक दी है। तो इसका तो साफ साफ ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट था, वो सपोर्ट अब हाथ से जा चुका है। यानी कि अब अमेरिका वाला सपोर्ट तो मिलने से रहा। और जिस प्रकार से कलियां खुलेंगी, तो ये क्या होगा, अमेरिका में डीप स्टेट का अगर कंट्रोल पर, यानी कि मतलब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका शिकंजा जो कसेगा, तो कहीं ना कहीं उस शिकंजे के फंदे में जो है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी आएगी। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अमेरिका से तो ना तो सरकार से सपोर्ट है, ना डीप स्टेट से सपोर्ट है। सपोर्ट मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से? मिलेगा सपोर्ट कहाँ से? अब मिल सकता है, उम्मीद है चीन से। चीन से सपोर्ट लेने के लिए अब क्या होगा, जब चीन के साथ आपको समर्थन लेना है, तो चीन के साथ समर्थन लेने के लिए आपको भारत पे फायर करने होंगे, भारत पे आपको अटैक करने होंगे। उसकी वजह ये है कि चीन लगातार चाहता है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत पर एक प्रेशर बनाया जाए। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान इज़ ए प्रॉक्सी ऑफ द चाइना, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन पिछले कई दिनों से हम चाहे बात करें अगस्त 2019 की बात करें, जिस प्रकार से भारत ने 370 को समाप्त किया, तो पाकिस्तान उस तरह का प्रेशर ना तो उस समय बना पाया और ना ही बाद में बना पाया। यहाँ तक कि हम देखें, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, उसमें लगातार चाहे G20 का समिट होना हो, वहाँ पर जिस प्रकार का डेवलपमेंट होना हो, फिर वहाँ पे इलेक्शन भी आपका हो जाता है। और इलेक्शन के बाद भी हम देखें कि वहाँ पर किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी को लेकर पाकिस्तान कर नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या था कि चीन की ये कोशिश है कि अगर भारत का जो दबाव है वो वेस्ट से हटाकर ईस्ट की ओर भी शिफ्ट करना है, तो उसको बांग्लादेश को क्या करना होगा, रेडी करना होगा।
तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चीन अपने इंटरेस्ट में बांग्लादेश को एक प्रॉक्सी बनाने का प्रयास करेगा और बांग्लादेश को दिखाना पड़ेगा कि हम सबसे बड़े दुश्मन हैं भारत के, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो मुझे लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, चीन से मदद के लिए इस प्रकार के अग्रेसिव स्टैंड दिखाने होंगे, ताकि उनको चीन से फंड मिल सके, चीन से सपोर्ट मिल सके। यानी आपकी बातों से मुझे लगा कि भाई यूनस का जो रियल बॉस था वो तो जा चुका है बाइडेन, जी, और यूएसएआईडी कर दिया खत्म, पैसे अब बट नहीं रहे। जी, और उसके बाद ट्रंप आने के बाद एक प्रॉब्लम ये आ गई कि इसे बने रहने के लिए जो अमेरिकन सपोर्ट था वो खत्म हो गया, और ट्रंप तो कहता है गेट लॉस्ट। ऐसे में आप कह रहे हैं कि इसे चाइना की मदद की जरूरत है। तो यानी आप ये बता रहे हैं कि एक एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया चल रहा है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और बांग्लादेश इस एनसर्कलमेंट के जो प्रोसेस में उस सर्कल के अंदर एक इंपॉर्टेंट डॉट की फॉर्म में स्टेब्लिश होना चाहता है, यूनेस ये चाहता है। अब सर बिल्कुल नेक्स्ट और क्वेश्चन, जी, पाकिस्तान की क्या औकात है कि क्या पाकिस्तान यूनेस को बनाए रखने में कामयाब होगा, और चाइना क्या इस टाइम के सिनारियो में जबकि ट्रंप चाइना के पीछे पड़ने वाला है, इंडिया को नाराज करके बांग्लादेश के अंदर ओपन सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा, या कहीं ना कहीं ये भी पीछे हटते हुए नजर आएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न आपका है। सुबह एक डिबेट टीवी पर थी, वहाँ पर मैं यही बात बोल रहा था, वही बात मैं आपको दोहराऊँगा। देखिए, मैं पिछले 15 सालों से इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। सर मैं मैं अपने मैं किसी एक चीज कहना चाहूंगा, मैं खुद भी यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, टीचर रहा हूँ। तो एक चीज मैं जानता हूँ कि हम लोग जब किसी चीज को पढ़ा रहे होते तो बाल की खाल निकाल के जो डिस्कशन होता है वो टीवी डिबेट वालों के तो बस की है नहीं, ये फ्रेंकली बता रहा हूँ। वो एक लेक्चरर ही, या तो वो अच्छा यूनिवर्सिटी के लेक्चरर की भी एक लिमिट होती है, वो एक लाइन पढ़ा रहा होता है, उसकी जी, प्रैक्टिकल अप्रोच तो सिर्फ यूपीएससी का टीचर पढ़ा रहा होता है, और इसलिए मैं आपसे सुनना चाहूंगा। और जी, किताब जो लिखी है वो तो है ही गजब। जी। मैं एक्चुअली ये देखता हूँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, उसका जो नेचर होता है वो बहुत डायनामिक होता है, मतलब वो बहुत चेंजेबल होता है। अगर मैं भारत और चीन के संबंधों का कभी एनालिसिस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ब्रिटिश के आने से पहले भी चीन के साथ हमारे शानदार संबंध थे। हमारे संबंध जो खराब हुए चीन के साथ, वो 47 के बाद से आपके संबंध खराब हुए, वहाँ पर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो जाता है और 62 में उसका आपको एक चरम देखने को मिलता है, हालाँकि मुझे प्रयास हुए पंचशील एग्रीमेंट के द्वारा। और आप देखेंगे कि 62 के बाद जब 67 में हम चीन की पिटाई करते हैं, उसके बाद से चीन के साथ आपको बहुत ज़्यादा कोई तनाव, टेंशन देखने को नहीं मिलती है। लगातार एक आपको शांति से देखने को मिलती है भारत-चीन के संबंधों में। चीन का जो दोबारा से आपको एग्रेशन देखने को मिलता है, वो 2004 के बाद। कब? जब चीन और भारत में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। जब चीन को ये लगता है कि भारत अब इतना सक्षम नहीं है कि वो मेरे को रिप्लाई कर सके या मेरे को चैलेंज कर सके। तो चीन का अग्रेसिव स्टैंड होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, तो अब देखिए जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट आती है, सबसे पहले तो क्या हो रहा है? सबसे पहले ये हो रहा है कि जो आपका ईस्ट सेक्टर में यानी कि जो आपका पूरा लद्दाख सेक्टर में जो एक स्टैंड ऑफ चल रहा था दोनों के बीच में, उसको धीरे-धीरे रिलीव करने का प्रयास किया जाता है। लगातार चीन बहुत सारे मामलों में ब्रिक्स को लेकर कह रहा है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और बहुत सारे एरिया में ट्रेड में कह रहा है कि मैं भारत को एक बड़ी रिबेट देने का प्रयास करूँगा, ताकि भारत को जो है जो ट्रेड डिफिसिट हो रहा है, वो क्या हो सके, कम हो सके। तो चीन के जो ये बयान आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का एक अच्छा खासा प्रेशर जो है चीन के ऊपर जाएगा। और दूसरी बात क्या है बड़ा इंटरेस्टिंग, चीन का जो परम मित्र सहयोगी जो है वो रूस है। और हम जानते हैं कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प की जो केमिस्ट्री बनेगी, वो केमिस्ट्री कहीं न कहीं अब एक नए इक्वेशन को एस्टेब्लिश करेगी, जो कल तक हमको लगता था कि चाइना, रशिया साथ-साथ हैं। वो कहीं न कहीं साथ-साथ का थोड़ा-सा गैप क्रिएट होगा। तो चीन भी चाहेगा कि परस्पर एक ऐसा सहयोगी, क्योंकि जो उसकी एक इमेज बन गई है पिछले कई सालों से कि बहुत अग्रेसिव स्टैंड रखने वाला, रूस के अलावा कोई और दोस्त है नहीं उसका जिसका वो कह सके कि मैं उसका खड़ा हो सकूँ और कोई दोस्त उसका नहीं है और है भी तो वो उतनी ताकतवर नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चाइना इस बात को समझेगा कि हमको अब भारत के साथ में किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। उसकी वजह यही यही नहीं कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। बल्कि आप देखेंगे यूरोप में भी भारत का जिस प्रकार से दबदबा बढ़ रहा है, चाहे वो हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें,
ये इंडिविजुअली अब भारत को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। अब भारत से पर्सनली टॉक्स करने लगे हैं। आप सोचिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जा रहे हैं और फ्रांस जाकर उनको बोल रहे हैं कि एक बार आप हमारी ह्यूमरल्स को छोड़िए, आप जो अमेरिका के लिए जा रहे हैं, एक बार आप हमारी पिनाका जरा टेस्ट कीजिए, आप आइए सर देखिए। तो अगर कोई भी देश यानी कि कहाँ तो हम लोग हमेशा इम्पोर्ट किया करते हैं, हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, तो इसका दबदबा दुनिया में एक मेंटेन होने लगा है। तो मुझे लगता है कि चीन के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। चीन का लक्ष्य ये नहीं कि केवल भारत से कॉम्पिटिशन करना है। पाकिस्तान का लक्ष्य यही है। पाकिस्तान के पास कोई टारगेट नहीं। पाकिस्तान का केवल ये कि हमको भारत से लड़ना है। चीन का टारगेट है कि उसको वैश्विक लीडर बनना है और वैश्विक लीडर तभी बन सकता है जब उसको एशिया से चुनौती मिलनी बंद हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो चुनौती तभी बंद होगी जब वो भारत के साथ में मित्र व्यवहार करेगा। हमारी कभी ऐसा नहीं रहा है कि हम सुपर पावर बने, हम तो पहले से विश्व गुरु और विश्व मित्र की भूमिका में हैं। हमने इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएँ नहीं बनाई हैं कि हम दुनिया के बॉस बन जाएँ। हमारा ये है कि भारत की शक्ति शांति के लिए है, भारत की जो पावर है वो पीस के लिए है। तो मुझे लगता है कि चीन कहीं न कहीं इस बात को समझेगा, एक नई तरह की एंगेजमेंट लेकर आएगा और पाकिस्तान तो देखिए आप लगातार आप देखेंगे पाकिस्तान का सी-पैक कब स्टार्ट किया था बनाना उसने? आज तक वो सी-पैक उसका तैयार नहीं हो पाया है। तो जितना पैसा लगाया वो पैसा उसका लगा हुआ है, एक तरह से डेड ही है अभी तक तो। ठीक है, जब पूरा तैयार हो जाएगा, जब वो वर्क करना शुरू करेगा तब चीन को बेनिफिट होगा। और पाकिस्तान का जिस प्रकार से जियो-पॉलिटिकल या जियो-स्ट्रैटेजिकल जो इम्पोर्टेंस था पाकिस्तान का, आज उसको गल्फ के कंट्रीज़ तक नहीं पूछ रहे हैं। इंडिया के साथ आईमैक बनाने की बात हो रही है और जैसे ही आपका आईमैक बनता है तो गल्फ कंट्रीज़ के जो टाइज़ हैं वो किससे नज़दीक से जुड़ जाएँगे? भारत से जुड़ जाएँगे। तो क्या चीन ऐसा चाहेगा कि गल्फ के अंदर चीन का एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाए? वो ऐसा नहीं चाहेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है उसको भारत से रिलेशंस बेटर करने पड़ेंगे। मतलब बहुत बड़े कैनवास पर आप चीज़ों को देखेंगे, तो आपको तस्वीर कुछ और ही देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगा जिनको परंपरागत शत्रु मान रहे होते हैं, वो हो सकता है कल को परंपरागत मित्र की भूमिका में आ जाए। और मैं एक बात और इंटरेस्टिंग मुझे याद आई, जब डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया बांग्लादेश के बारे में कि भई बांग्लादेश के बारे में क्या आप कहेंगे? पीएम मोदी देख लेंगे। उसको पीएम ये लाइन जो है ना सर, इस हाँ, लाइन ने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स जो है उसे ऐसा बदल के रख दिया कि पीएम जी। मोदी देख लेंगे। इसी को मैं अगला अगला क्वेश्चन पूछना चाहता था। इस लाइन, ट्रंप की इस लाइन के बाद यूनुस का बांग्लादेश में भविष्य कैसा देखते हैं, मैं वो भी पूछना चाह रहा था। अब आप उसी में जवाब दे दीजिए। जी। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, पीएम मोदी देख लेंगे। तो ये जो कह देना, केवल साउथ एशिया ही नहीं, देखिए बांग्लादेश में अमेरिका को पता है कि इसमें इंटरेस्ट चीन का भी है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन पूरा-पूरा है, उसमें एक तरीके से अमेरिका का ये स्वीकार कर लेना, जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कभी कहा था कि पीएम मोदी इज़ द बॉस। मैं बॉस। यहाँ पे पीएम मोदी यानी कि भारत, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। पीएम मोदी इज़ द फेस ऑफ द भारत, मतलब वो लीडर। तो पीएम मोदी इज़ द बॉस यानी कि भारत बॉस है। तो जब भारत बॉस है तो भारत तय करेगा कि इस पूरे रीजन के अंदर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये कह देना डोनाल्ड ट्रम्प का पर्याप्त है। मुझे लगता है ये पूरा एकदम क्लियर कट मैसेज है किसको? मैसेज है पूरे के पूरे एशियन कंट्रीज़ को कि इंडिया को हल्के में नहीं लेना। एक तरह से मान लीजिए जैसे आपका सर्टिफिकेट मिल गया हो भारत को। और देखिए मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका सर्टिफिकेट तभी देगा, तभी हम बात बनेंगे। हम ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है वो डिप्लोमेटिक तरीके से होता है। वो साउंड कम करता है लेकिन उसका असर ज़्यादा होता है। डिप्लोमेसी को हम लोग बोलते हैं हमेशा कि वो साउंड कम करती है डिप्लोमेसी, हवाबाजी कम करती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है बड़ा देखने को मिलता है। रही बात बांग्लादेश में बड़ा चीज़ होने की, मतलब मेरे अपने जो अनुभव ये कहता है कि भारत की जो हमेशा प्राथमिकता रही है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में रही है, उसी पर भारत फोकस भी करता है। हो सकता है जो बांग्लादेश की ये 2 बेगम हैं, शेख हसीना और खालिदा जिया, इनके बीच में किसी तरह का कोई समझौता कराने का प्रयास भारत करे कि भाई आप अगर पावर में रहेंगे, तो आप इलेक्शन के प्रोसीजर से आप पावर को बदलते रहेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग बैठे रहेंगे, ये तो कहीं न कहीं बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार का पूरा डिस्ट्रॉय इन्होंने कर दिया है सिस्टम को, चाहे वो आपका डेमोक्रेसी को हो, कॉन्स्टिट्यूशन को हो, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये ना तो आप दोनों पार्टियों के पक्ष में हैं, ना आप दोनों के व्यक्तिगत पक्ष में और ना ही बांग्लादेश के पक्ष में हैं। हमारे पक्ष में तो है ही नहीं, हम तो साफ बोल ही रहे हैं कि हमारे फ़ेवर में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी शायद बनने की मुझे संभावना इसलिए भी दिख रही है, क्योंकि मैं खालिदा जिया के बहुत बयान को कंसिडर किया हूँ।
खालिदा जिया का कहना ये है कि जो मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग को बैन किया है कि ना तो वो रैली करेंगे, ना वो किसी प्रदर्शन के चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो ये कहीं न कहीं अनडेमोक्रेटिक है, ये कहना है खालिदा जिया का। तो जो इस प्रकार के बयान, और दोनों ही बेगमें जो है वो बांग्लादेश की बाहर बैठी हैं, देश में है नहीं, तो कुछ उस प्रकार का मुझे लगता है कि ये एक नया सिनेरियो बनेगा और एक प्रवृत्ति यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब सर, दोनों बेग में बूढ़ी हो चुकी हैं और एक अजीब सा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। जी। यहां फिर बांग्लादेश की स्टेबिलिटी पर डिस्टर्ब होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। और यही इसको ध्यान में रखते हुए मोदी का बांग्लादेश में रोल अगले 5 साल कम से कम, या भारत का बांग्लादेश में रोल अगले 5 साल को देखते हुए, क्योंकि वहां एक अजीब सा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने कहा जैसे दोनों बेगम एक खाली हो गई हैं, है ना? और वो मतलब बूढ़ी हो गई हैं। अब उनका उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में खा भई शेख हसीना अब तक गवर्नमेंट चला ही रही थी और अभी भी शेख हसीना लगातार बयान दे भी रही हैं। अगली जनरेशन भी उनके बयान उनके भी आ रहे हैं, जैसे हम शेख हसीना के बेटे की बात करें, उनके भी लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं और अवामी लीग अभी साइलेंट हुई है। वो साइलेंट अभी ये नहीं कि एकदम से खत्म हो गई है। तो पार्टी के अपने अंदर और लीडर्स होते हैं, तो हमेशा पार्टी में कहा जाता है, सब दिल्ली के सीएम का चल रहा है कि कौन होगा सीएम का फेस, कौन होगा सीएम का फेस। 2-4 दिन में तय हो जाना है, ओके, कौन होगा, ये सब चलता रहता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि लीडर मिल जाएँगे, लीडर इन्हीं दोनों पार्टी से होने चाहिए, भारत उसी को सपोर्ट करेगा। और कुछ बातें देखिए क्या है ना कि वो हमको भी पता नहीं होती, वो तो लीडर को पता होती है। लेकिन क्या है ना, भारत एक बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाएगा। मुझे जो मेरा अपना अपना एक्सपीरियंस कह लीजिए, या जो बयानों को मैं एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अवामी लीग और खालेदा जिया को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, पावर में एक बार आ जाए तो फिर कौन पावर को सँभालेगा, कौन सत्ता को सँभालेगा, ये अगला स्टेप होगा। और खालेदा जिया का बाहर निकलना भी कुछ न कुछ इस प्रकार के इशारे भी करता है, कुछ प्रकार के हमको देखने को मिलता है कि शायद उस वजह से भी बाहर निकली हो। क्योंकि जिस प्रकार से खालेदा जिया पर शिकंजा कस रहा था, देखिए, मोटी सी बात क्या है, देखिए, पाकिस्तान की तो कुव्वत है नहीं कि वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर सके। जो खुद अपने यहाँ पे क्राइसिस में, चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, तमाम तरह के क्राइसिस में घिरा हुआ है। और अब तो इस प्रकार के बयान आए, और F-35, और सोचिए, F-35 का ऑफर भारत को दिया गया अमेरिका के द्वारा, और S-400 होने के बाद जब टर्की के पास में टर्की F-35 और आपका S-400 लेना चाह रहा था, तो अमेरिका ने कहा एक लेना होगा। तब टर्की ने S-400 लिया, तो अमेरिका ने F-35 की सप्लाई रोक दी थी। आज भारत के पास S-400 होने के बाद अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ये बात बहुत क्लियरली $500 बिलियन के आसपास 5 साल के अंदर अपने ट्रेड की बात देश दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि भारत का व्यापार जो अमेरिका से होगा, वो क्या होगा, टॉप 3 कंट्री में आपका आ जाएगा। तो अमेरिका से जब हमारे इंटरेस्ट इस प्रकार से जुड़ जाएँगे, तो किस प्रकार से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो या IMF का हो। तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है। चीन ही चैलेंज कर सकता है, लेकिन चीन भी आज की बदलती परिस्थितियों में मुझे लगता है कि भारत से चैलेंज करना चाहेगा, तो भारत ही बांग्लादेश को मैनेज करेगा, और मैनेज करने का तरीका फिलहाल मुझे ये नज़र आता है कि डेमोक्रेसी वहाँ पे दोबारा से रीएस्टैब्लिश्ड हो और इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कुछ समझौता हो, जो मुझे लग रहा है। सर थैंक यू, आपने जो टाइम दिया और जिस तरीके से आपने समझाया, मुझे ऐसा लगता है कि क्लासेस के अंदर भी आप बहुत ही गजब लेवल पर समझाते होंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अभी धन्यवाद। यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर की जो बुक्स यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने खुद भी आईआर की और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर पढ़ी है। नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे देखते रहिएगा और हेल्प ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और करबंदे तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।